हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर के तहत हम प्राचीन भारतीय इतिहास के प्रमुख स्रोतों के बारे में परिचर्चा करेंगे, जिसके तहत हम सिक्के और स्मारक के बारे में विस्तृत परिचर्चा इस वीडियो लेक्चर के तहत हम करेंगे। आइए हम शुरुआत करते हैं। पिछले वीडियो लेक्चर के तहत हमने अभिलेखों के बारे में विस्तृत परिचर्चा की। इस वीडियो लेक्चर के तहत हम सिक्के और स्मारकों के बारे में विस्तृत परिचर्चा करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। पुरातात्विक स्रोतों के तहत सिक्कों का बहुत अधिक महत्व है। सिक्कों के अध्ययन को इतिहास की भाषा में या इतिहास के तहत न्यूमिस्मेटिक कहा जाता है। भारत के आरंभिक सिक्कों को आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के कहा जाता है, क्योंकि इनकी बनावट की शैली पंचमार्क के रूप में थी। हालांकि ये सिक्के लेख रहित थे। इन सिक्कों का काल 5वीं सदी के लगभग का है। ठप्पा मारकर बनाए जाने के कारण इन्हें आहत मुद्रा कहा गया। इन पर बहुत सारे प्रतीक मिलते हैं, जिनमें मछली का, पहाड़ का, पेड़ का, अर्धचंद्राकार आकृति, सांड आदि के चिन्ह मिलते हैं, जिन्हें ठप्पा लगाकर बनाया जाता था। ये अधिकतर सिक्के चांदी के हैं, हालांकि बहुत सारे सिक्के तांबे के भी मिले हैं। ये सिक्के 5वीं से 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के पहले के नहीं है, अर्थात इसके बाद के ही है। इन सिक्कों को आहत या पंचमार्क नाम जेम्स प्रिंसप ने 1835 में इनकी बनावट के आधार पर दिया। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में ही सिक्कों के निर्माण पर राजकीय नियंत्रण कायम हुआ, अर्थात राज्य के नियंत्रण में या सरकारी रूप से सिक्कों को बनाया जाने लगा। इससे पूर्व जो सिक्के बन रहे थे वे व्यापारिक संगठनों के द्वारा व्यापारिक गतिविधियों को संचालित करने के लिए बनाए गए, जिनके तहत श्रेणी और निगम के द्वारा सिक्के बनाए जाते थे। वैशाली में हमें बहुत सारी श्रेणियों के द्वारा बनाए गए विभिन्न प्रकार के पंचमार्क सिक्के व्यापक रूप से मिले हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में टकसाल के बारे में विस्तृत परिचर्चा की गई है, जो मौर्य काल में सिक्कों के निर्माण और राजकीय नियंत्रण के बारे में प्रकट करता है। मौर्य काल में मुद्रा और टकसाल के अध्यक्ष को लक्षणा अध्यक्ष कहा जाता था, और इसी प्रकार एक रूपदर्शक नामक एक अधिकारी होता था जो मुद्रा का परीक्षण करता था। सर्वाधिक आहत सिक्के मौर्यकालीन हैं। प्रारंभ से लेकर मौर्य काल तक सर्वाधिक आहत सिक्के पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार से मिले हैं। ग्रीक प्रभाव के कारण भारत में लेख वाले सिक्कों का प्रचलन सिकंदर के आक्रमण के बाद होने लगा। भारत में सर्वप्रथम लेख युक्त सोने के सिक्कों को इंडो ग्रीक शासकों ने जारी किया। बृहद स्तर पर कुषाणों ने सोने के सिक्के चलाए तथा भारत में सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं गुप्त शासकों के द्वारा चलाई गई। कुषाण शासकों में विम कडफिसिस ने सर्वप्रथम पूर्णतः लगभग 24 कैरेट सोने के सिक्के के रूप में चलाने का प्रयास किया। सर्वाधिक सिक्के मौर्योत्तर काल में मिलते हैं, जिसमें सीसे, पोटिन, तांबा, चांदी, कांसे, सोने के सिक्के हैं। सीसे व पोटिन के सिक्के सातवाहन शासकों ने चलाए, जो मौर्योत्तर काल में व्यापारिक तथा वाणिज्यिक गतिविधियों के अत्यधिक विस्तृत रूप से प्रचलित होने का भी प्रकट करता है। इंडो ग्रीक शासकों ने भारत में पहली बार सिक्कों पर शासकों के नाम, देवी देवताओं की आकृतियां और लेख वाले सिक्के चलाने की प्रथा शुरू की, जिनमें बुद्ध धर्म से संबंधित विभिन्न प्रकार की आकृतियां भी मिलती है। गुप्तोत्तर काल में सिक्कों का प्रचलन हालांकि काफ़ी कम हो गया। समुद्रगुप्त के सिक्कों पर उसे वीणा बजाते हुए दिखाया है, जो उसके संगीत के प्रति प्रेम और वीणा को उसके वादन के रूप में प्रकट करता है। सातवाहन शासक यज्ञश्री सातकर्णी के सिक्कों पर जलपोत उत्कीर्ण है, अर्थात जहाजों का चित्र उत्कीर्ण है, जो न केवल उसके समुद्र के प्रति प्रेम को प्रकट करता है, बल्कि उस काल में समुद्र के माध्यम से व्यापार के बारे में भी सूचना मिलती है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने गुप्त शासकों में सर्वप्रथम चांदी के सिक्के चलवाए। गुप्त काल में सोने के सिक्कों को दिनार कहा जाता था एवं चांदी के सिक्कों को रूपक कहा जाता था। गुप्त काल में सामान्य लेन देन के लिए या आम जीवन में होने वाली विभिन्न प्रकार की गतिविधियों के लिए कौड़ियों का प्रयोग किया जाता था, जो उस काल में आर्थिक प्रगति को या स्वर्ण युग को केवल मध्य वर्ग या ऊपरी वर्ग तक ही सीमित बताता है। बराड से प्राप्त मिट्टी की मोहरों से व्यापारिक श्रेणियों का ज्ञान भी मिलता है।
जिस प्रकार अभिलेखों के माध्यम से प्राचीन भारतीय इतिहास की राजनीति के बारे में जानकारी मिलती है, उसी प्रकार स्मारकों के माध्यम से प्राचीन भारत के सांस्कृतिक और धार्मिक जीवन या लोक जीवन के बारे में जानकारी मिलती है। इन स्मारकों में भवन है, मूर्तियां हैं, कलाकृतियां हैं, स्तूप है, मठ है, विहार है, चैत्य है, मंदिर है और इनके ऊपर की गई विभिन्न प्रकार की चित्रकारी या मूर्ति कला की विभिन्न कलाएं विद्यमान हैं। अध्ययन की दृष्टि से इन्हें देसी स्मारकों और विदेशी स्मारकों में विभाजित किया जा सकता है। देसी स्मारकों के तहत हमें तक्षशिला, मथुरा, कौशम, सारनाथ, पाटलिपुत्र, राजगिरी, झांसी, नालंदा आदि स्थानों पर हमें विभिन्न प्रकार के प्रमाण मिलते हैं। तक्षशिला के क्षेत्र की खुदाई से स्मारकों में कुषाणकालीन तिथि की जानकारी प्राप्त होती है। इसी प्रकार हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो में खुदाई से सिंधु घाटी की 5000 वर्ष पुरानी सभ्यता के बारे में भी बहुत अधिक हमें सूचना मिलती है। विदेशों में जो स्मारक मिलते हैं उनमें भारत के वैदिक संबंधों के बारे में भी जानकारी मिलती है। ये स्मारक मंदिरों व मूर्तियों आदि के रूप में होने के कारण वहाँ पर भारतीय धर्म विशेषकर रामायण और महाभारत के प्रभाव की भी जानकारी प्रदान करते हैं। जावा और कंबोज अर्थात इंडोनेशिया के अंदर हमें विभिन्न प्रकार के स्मारक मिले हैं जो भारतीय कला के बारे में पूर्णतः बड़े स्तर पर सूचना प्रकट करते हैं। मलाया, लंका, बाली आदि द्वीपों के बारे में भी हमें बहुत अधिक सूचना मिलती है वहाँ के मंदिरों, मूर्तियों और अन्य स्मारकों से। ये स्मारक सिद्ध करते हैं कि भारत का इन देशों के साथ और यहाँ के क्षेत्र में बहुत अधिक प्रभाव था धर्म और संस्कृति के विषय में। उन्हें अपने विचारों से भारतवासियों ने प्रभावित किया और अपना सांस्कृतिक साम्राज्य स्थापित किया। हिंदू लोग बड़ी संख्या में वहाँ जाया करते थे। इसमें मुख्य भूमिका बौद्ध धार्मिक मठों की और साथ ही व्यापारिक वाणिज्य करने वाले लोगों की रही। थैंक यू सो मच।